नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो समिट 2026 का आज तीसरा दिन भी बहुत इम्पैक्टफुल रहा। तीसरे दिन का केंद्र रहा नीति, नवाचार, स्वदेशी तकनीकी और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिन की शुरुआत शोध संगोष्ठियों और उच्च स्तरीय सत्रों से हुई, जिनमें देश विदेश के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तैयार होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि एआई रोजगार समाप्त नहीं करेगा, बल्कि रोजगार की प्रकृति बदलेगा। उन्होंने युवाओं के लिए स्किलिंग और री स्किलिंग पर विशेष बल दिया। साथ ही कहा कि नई तकनीकी को अपनाने में ही भविष्य की संभावनाएं छिपी हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एक खास ग्लोबल बदलाव का पॉइंट है। पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के सिद्धांतों पर आधारित यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां एआई इंसानियत को आगे बढ़ाएगा और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा देगा। मतलब साफ है कि एआई हमारे साझा ग्रह की सुरक्षा करेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में देश के सबसे तेज एआई जानकारों से मुलाकात की। सर ये है डबिंग सर, ये एक भाषा में आप बोलेंगे, दूसरी भाषा में आता है। बजट आया इस बार, उसको हमने लाइव डब किया सर। 2 घंटे का बजट हिंदी और कन्नड़ा में लाइव डब आया और ऐसा भी फीडबैक मिला 4.5 करोड़ घर में पहुंचा। ये फीडबैक मिला कि पहली बार मैं बजट समझ सका क्योंकि हिंदी में और मैडम के वॉइस में ही आया सर। तो हमारा गोल है कि सॉवरेन बनना चाहिए, पूरा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में जो 105 बिलियन फर्स्ट टाइम इंडिया में बना है और जो बनेगा वो बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनेगा। हम भारत का पहला वॉइस टू वॉइस मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और यह मॉडल लोगों को उनकी स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। कल मैं 10 से 2 घर से बाहर जा रहा हूँ, क्या आप मेरी अतिरिक्त बिजली बेच देंगे? पेमेंट का अकाउंट जिम्मा लेगा सर। पेमेंट अकाउंट के लिए ये प्लेटफॉर्म है सर। ये प्लेटफॉर्म बैंक अकाउंट के साथ भी इंटीग्रेटेड है सर। यूपी के किसान है, मध्यम किसान सर, इन्होंने पिछले 10 दिन में सर अपनी एनर्जी बेचकर सर अतिरिक्त कमाई की है सर। जो मैं बंदा था पाएगा, आज मैं ऊर्जादाता बन गया हूँ। हमारा ये प्रोडक्ट उनको बच्चों से बातें करता है, बच्चों की बातें समझता है, बच्चों को सिखाता है और उनके डेवलपमेंटल मैट्रिक्स उनके माता पिता और शिक्षकों तक रिपोर्ट भी करता है। ये आज 5 लाख से ज्यादा ये रोबोट सभी वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। नॉट ओनली मेक इन इंडिया, दिस इज मेक इन इंडिया इंटेलिजेंस एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड, क्योंकि इसका जो मॉडल है वो इन हाउस बना। ये छुपा छुपी खेलेगा आपके साथ, बच्चा छुपेगा, उसको जाके ढूंढेगा। कंप्यूटर भी मूव करता है, पूरा मूव करता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक से लेके कोड तक सब कुछ हमारे फैसिलिटी में ही हुआ है। ये 2016 में शुरू हुई थी और अभी तक हमारा कैपेसिटी है 1 लाख रोबोट हर साल बनाने की। सर मुझे गर्व है आपको ये बताते हुए, सर ये अपने ऊपर लगाए गए अन्य सेंसर्स, वेपन्स की मदद से सर ये किसी भी खतरे को भाप के, पहचान के, टारगेट को न्यूट्रलाइज करके मिशन को अंजाम देके सुरक्षित वापस लौट सकता है। टीबी के सॉल्यूशंस हैं हमें, बस टीबी मुक्त भारत अगर कफिंग वाला so with some distance from the record this उसके बाद जैसे ये रिकॉर्डिंग खत्म हुआ उसके बाद ये तुरंत पूछता है ये सब आपने सही दिया, अभी एनालाइज कर देगा और मेरे को बोला मेरे पास टीबी नहीं है। कि मेटा देख के बताओ इन मोजे का रंग क्या है? इन मोजे का रंग पीला और काला है। 1-2 साल में ये काफी आगे तक चला जाएगा जहां पे एआई ही हमें बता सकेगा कि ये क्या है। ये प्रोडक्ट ब्रेन के अंदर हम डालते हैं, बिल्कुल स्कल के पास। बाहर से ये अटैचमेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन को देता है और फिर वहां से एआई प्लेटफॉर्म से डेटा से लेकर वो बात करना
फिर से सीख रही हूँ और बोलना फिर से सीख 30 साल हो गए कान से सुना नहीं था। बता रही थी अभी संगीत वगैरह समझने आना होगा। हाँ। प्रधानमंत्री जी, आप तो जानते हैं अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिजिटल में है वो फ्रॉड है। तो हमने अपना AI इंजन बनाया जिसके बेसिस पे हम हर कॉल और हर SMS को स्कैन करते हैं और उस टाइम पे जब फोन पे लैंड होता है तो उस पे हम एयरटेल वार्निंग, स्पैम या स्कैम दिखाते हैं। इन इंडिया का कैमरा बनाया है जो AI इनेबल्ड है। ये बहुत सारी चीजों में इस कैमरा के मतलब ये जो ट्रैफिक में वायलेशन का है उसका काम वो करने की नहीं है, और वो भी 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कैप्चर कर सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट है इंडिया के अंदर जो आज की तारीख में हमने कैप्चर किया। एक बार आपका जीभ दिखाइए। थोड़ा डिहाइड्रेशन तो है, अभी फीवर भी है 101। एक काम करते हैं, दोनों 650 ले लीजिए आप। तो जैसे मैं इसको स्टॉप करूंगा ये सारी समझेगा और इसके अंदर से मेडिकल इंफॉर्मेशन निकालना। डॉक्टर को बस फिनिश प्रिस्क्रिप्शन करना है। ये आभा के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन खत्म होता है ये इंफॉर्मेशन आभा के थ्रू आपके पास पहुंच जाती है। अल्टीमेटली आपने एक्यूरेसी लेवल का अगर मैन्युअली वेरीफाई किया तो क्या आता है? हाँ जी सर, तो हमारा एक्यूरेसी लेवल बाकी मॉडल से काफी हाई आता है। हमने एक AI एजेंट बनाया है जिसको हम फार्मर सपोर्ट एजेंट बोलते हैं। ये यूपी में भी लाइव है और इसमें सर एग्जैक्टली ये 3 चीजें होती हैं जहाँ पे एग्रीस्टैक के थ्रू एक फार्मर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। EKCC लोन, प्रधानमंत्री कृषि योजना और ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं जो आज तक उनको समझ में नहीं आती थी मिलेगी कैसे, ये एजेंट उनको ढूंढ के देता है। एजेंट से वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं और उसके बाद जब उनकी प्रोड्यूस रेडी है तो हमने मार्केट की कंपनीज को भी यूजिंग अदर नेटवर्क्स लाइक ONDC उसको इकट्ठा कर दिया है कि वो बेच सकें। और AI के आने के बाद उनके काम में कितना फर्क आया होगा? स्पीड और क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होता है। दूसरा चीज़ है कि अगर जूनियर भी बोन करे तो वो मिस्टेक, उसमें तो मिस्टेक नहीं होता, इसलिए काम जल्दी होता है। जामनगर में हमने 1 गीगावाट का कैपेसिटी यही साल अपन कमीशन करेंगे सर। पहले 120 वाट का मेगा डेटा सेंटर बनाएंगे और फिर 1 साल में अपन 10 गुना उसका कैपेसिटी कर देंगे गीगावाट। ये मॉडल इंडिया के लिए बने होंगे, होस्टेड इन इंडिया, स्टोर्ड इन इंडिया सर। AI समिट को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आइए जानते हैं कि सचिव ने समिट से जुड़ी क्या कुछ जानकारी दी। जो AI समिट का एक्सपो है, ये एक्सपो 20 तारीख और 21 तारीख सैटरडे जो है शनिवार को एक एक्स्ट्रा दिन खुला रहेगा ताकि जो लोग एक्सपो के लिए रजिस्टर किए हुए थे वो सब आके एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में एक्सपो को 21 तारीख को भी चैन से देख सकते हैं। अतः एक्सपो 20 और 21 तारीख दोनों दिन पब्लिक के लिए ओपन रहेगा, मगर 19 तारीख को एक्सपो पब्लिक के लिए बंद रहेगा। ये है अनाउंसमेंट, क्योंकि 19 तारीख को अगर पब्लिक एक्सपो देखने ना आए, क्योंकि 19 तारीख को यहाँ पे भारत मंडपम में प्राइमरीली रेस्ट्रिक्टेड इवेंट्स होंगी जिसमें कि जो आमंत्रित लोग हैं वही भाग लेंगे और इसलिए पब्लिक को इनकन्वीनियंस अवॉइड करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि 19 को एक्सपो में 19 को एक्सपो बंद रहेगा पब्लिक के लिए। ये आप अगर वाइड पब्लिसिटी दिया जाए तो लोगों को असुविधा ना होए, इसी वजह से हमने ये अनाउंसमेंट थोड़ा जल्दी किया है, पहले ही किया है, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना जो है सबके पास पहुंच जाए और सबको मालूम रहे कि वो कन्वीनियंटली एक्सपो 20 तारीख और 21 तारीख दोनों दिन देख सकते हैं। ये निर्णय इसी वजह से लिया गया है। 20 और 21 दोनों दिन
एक्सपो 8 बजे शाम तक 8 बजे तक रहेगा और जो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हैं वो 20 और 21 तारीख को एक्सपो को शाम को 8 बजे तक देख पाएंगे। सुषमा स्वराज भवन में इवेंट चलेगी। यहाँ पे भारत मंडपम में जो मेन इवेंट है वो चलेगी, उसमें सिर्फ आमंत्रित लोग आएंगे। ओनली इनवाइटीज विल अटेंड द मेन इवेंट इन भारत मंडपम। एआई समिट को आर्थिक विकास और गति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। संसद टीवी के संवाददाता अमृता चौरसिया ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या बातचीत हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस वक्त हमारी मौजूदगी है दुनिया के सबसे बड़े एआई इम्पैक्ट समिट में। जी हां, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ पावर। सर, बहुत स्वागत है आपका। और दिल्ली मेट्रो, जो कि दिल्ली की धड़कन है, उसके स्टॉल पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए निश्चित रूप से तेज रफ्तार, सुविधाजनक और भरोसेमंद का एक प्रतीक है। सबसे पहले तो सर, इस एआई इम्पैक्ट समिट जिसकी थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पीपल्स प्लैनेट प्रोग्रेस, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं जब विकसित देशों ने एआई समिट किया इससे पहले तो उनका विकास कोर एजेंडा था, पर हमारा है सर्वजन हिताय, पीपल्स केंद्रित, मानव केंद्रित। आपका इस पर टेक? देखिए अमृता जी, मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने दुनिया में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के नाते से अपने आप को, भारतवर्ष को इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज हम एआई का सबसे बड़ा समिट दुनिया का ये करने में सफल हुए हैं। और इसके अंदर दर्जनों देशों के जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं वो सब आए हुए हैं। एआई के भिन्न भिन्न जो एप्लीकेशंस हैं वो सब यहाँ स्टॉल लगे हैं, सबका डेमो भी दिखाया जा रहा है, सबकी टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है। और विशेष तौर पर हम जैसे पावर सेक्टर में और महुआ सेक्टर में एआई का जो उपयोग करेंगे, आज उसका भी जितना भी जनरल हमारा एप्लीकेशन है वो जनता को बताया जा रहा है। उसके अंदर बहुत सारे लाभ, चाहे कंज्यूमर है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हैं अथवा ट्रांसमिशन के सेक्टर्स हैं, जनरेशन के सेक्टर्स हैं, उसमें हर प्रकार की बिजली आ रही हो अथवा सोलर आ रही हो अथवा हमारा जो हाइडल हो अथवा हमारा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इन सब में से कैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ सकती है और कैसे उसका उपयोग बढ़ सकता है। एक बहुत अच्छा कंज्यूमर फ्रेंडली ये सब जो विषय है, इसमें सब लाभ बताए गए कि कितने लाभ लोगों को होने वाले हैं। शहरों में जैसे महुआ का भी मैं जा रहा हूँ स्टॉल में भी, लेकिन वहाँ जितनी सर्विसेज हैं वो एआई के माध्यम से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सर्विस की यहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और किस प्रकार के लोगों की परेशानी को झेलना पड़ रहा है, हमारे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और क्या आगे संभावनाएं हैं। वो सब एआई के माध्यम से, जो हम शायद ह्यूमनली बहुत देर लगती है करने में, एआई के माध्यम से बहुत जल्दी फास्ट स्पीड से वो सब कर पाएंगे और बहुत ज्यादा हमें प्लानिंग बनाने में लाभ होगा। मनोहर जी, प्रधानमंत्री कहते हैं दुनिया के पास एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत के पास दो है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एस्पिरेशनल इंडिया। एस्पिरेशनल इंडिया की जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, 2047 तक हमारा विजन है विकसित भारत का, और प्रधानमंत्री इस समय लीडर की भूमिका में है और भारत पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं दिशा दिखा रहा है। एआई के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके, क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं? और एस्पिरेशनल इंडिया को मैं चाहूंगी आप भी परिभाषित करें। देखिए, रहन सहन के नाते से, ज्योग्राफी के नाते से, जनता के हिसाब से हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं और उसमें देश के जो गरीब इलाके हैं, देश में जो कम विकसित जिले हैं और कम विकसित ब्लॉक्स हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का नाम दिया है। उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। हम इस एआई के माध्यम से ऐसे एस्पिरेशनल जो इंडिया है उसमें कितना फास्ट और कितना जल्दी काम कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी मुख्य धारा में लाया जा सके। अभी भी देश के 25 करोड़ परिवारों को बीपीएल रेखा से हम बाहर निकाल पाए हैं और भी जो बहुत स्पीड से इन सब चीजों को जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस एआई का उस एआई में बहुत बड़ा लाभ होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मनोहर जी, मैं चाहूंगी संसद टीवी को एक संदेश दे दें आज आप इस एआई समिट के माध्यम से। देखिए, संसद देश के सब नवनिर्माण के नाते से जितना एक महत्वपूर्ण काम करती है, संसद में भी इस एआई के संदेश को आप लोग पहुंचाएं तो निश्चित रूप से हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स के माध्यम से, जनता के माध्यम से और ज्यादा तेज गति से सारे काम होंगे। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि देश को विकसित भारत बनाना है तो एआई उसमें कितना बड़ा टूल साबित हो सकता है।
निश्चित तौर पर जिस एआई समिट के साथ भारत महाकुंभ में सभी को इनवाइट कर रहा है और एक नया संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है, निश्चित तौर पर हम तकनीकी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संदेश के साथ। हमारे संवाददाता नवविक्रम ने एआई इम्पैक्ट एक्सपो में आए हुए जानकारों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। मैं हूं इस समय भारत मंडपम में और भारत मंडपम में बहुत ही खास जन एआई, जो खास तौर पर जो रूरल इंडिया है, दूर दराज के इलाके हैं, उनके युवाओं को, वहां की प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने का काम करता है। एक तरह से ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कई जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ मिलकर काम करता है। ये आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा दूं आपको, विस्ट्री यहाँ बनाया गया है भारत मंडपम में विस्ट्री, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन जन एआई के मौजूद हैं, मदन जी। मदन जी, ये विस्ट्री के बारे में बताइए पहले। नमस्कार। ये विस्ट्री है, भारत में एआई का अडॉप्शन कैसा हो, एआई से हमारा भारत विकसित कैसे बने, जो सब विशेष डाल रहे हैं। फॉर एवरी विश वी आर प्लांटिंग वन ट्री इन आवर विलेजेस। जन एआई है बेसिकली एआई को डिफ्यूजन करने का, ताकि हर लास्ट रूरल इंडिया के एक यूथ के पास एआई की नॉलेज, एआई की कैपेबिलिटी और एआई से और वो आगे अपनी समाज और अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच उनमें डालने का, ये सीड करने का। तो हम अपने पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे। हम 100 सेंटर्स में अपने 21 स्टेट्स में काम करते हैं, जिसके थ्रू हम ये प्रचार और ये अवेयरनेस बिल्डिंग और ये कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग हो कैसे रही है मदन जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और जिस तरीके से ये स्टॉल्स में, जैसे ये रूरल शेयर, हाँ, थोड़ा इसके बारे में हमें समझाइए, किस तरीके से ये यहाँ पर मदद कर रहे हैं। ये सब हमारे पार्टनर्स हैं। एवरी वन ऑफ देम आर डूइंग वर्क टू टेक एआई टू रूरल। लाइक जैसे शिक्षणा फाउंडेशन, शिक्षणा हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड अबाउट 80,000 रूरल स्टूडेंट्स ऑन एआई। तो बात कर लेते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? राजेश तिवारी। राजेश जी, ये बताइए किस तरीके से ये शिक्षणा फाउंडेशन किस तरीके से रूरल इलाके में मदद? वेल, हम रूरल शोर्स हैं। ये रूरल शोर्स है और शिक्षणा है। रूरल शोर्स जो है वो जितने भी इंडिया के रूरल पार्ट हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। कैसे? तो देखिए, हमारे पास जो है, हमने वहाँ पे सेंटर्स खोले हुए हैं, 15 सेंटर, जैसे कि आप हमारा मैप देख पा रहे हैं। इंडिया में 15 छोटे छोटे गाँव के अंदर हमने अपने सेंटर्स खोले हुए हैं। कुछ ऐसे भी नाम है जिसका लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये जो सेंटर है, जैसे बैतालपुर है, यहाँ पे इस समय पे 300 लोग एम्प्लॉयड हैं जो कि व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमें अपना बिजनेस दे रखा है। हम उनके लिए एक राइट मिक्स ऑफ एआई एंड ह्यूमन इन द लूप के थ्रू उनको हम सर्व करते हैं, उन क्लाइंट्स को। एक सवाल है मदन जी, कि जो गाँव के युवा हैं, उन्हें किस तरीके से आप ट्रेन कर रहे हैं, एआई के बारे में उन्हें अवेयर कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण। सो हमारा ये संस्था है, नॉन प्रॉफिट है, हेड आई फाउंडेशन करके। वी आर इन 100 सेंटर्स इन 22 स्टेट्स। हम लोकल रूरल यूथ को स्किल्स ट्रेनिंग देके, एआई के ट्रेनिंग देके, और उनको एआई एम्बेसडर बना रहे हैं। अतिया है रायचूर जिले से, और भव्या ऑल्सो इज फ्रॉम रायचूर। दे आर आवर ट्रेनर। लोगों को ट्रेन किया के, और वो जाके युवा को ट्रेनिंग कर रहे हैं। ग्रेट। ट्रेनिंग के बाद कैसा बदलाव हुआ, बहुत शॉर्ट में आपसे समझना। ट्रेनिंग के बाद तो बदलाव बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे कि मैं ट्रेन करती हूँ वुमेन्स को, जैसे वो पहले उनके पास स्मार्टफोन था बट इस्तेमाल नहीं पता था। अभी जब इस्तेमाल हो रहा है तो यूज कर रही है और अपने आप के लिए यूज कर रही है। बहुत डिपेंडेंट थी पहले दूसरों के ऊपर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर। अभी वो इंडिपेंडेंट बन रही है और बहुत वुमेन में डिफरेंस दिख रहा है। आप कुछ बदलाव कर सके हैं अपने गांव में, और कितना लोगों में इच्छा है सीखने की ये नई तकनीक को, और सिखा पाना कोई और चुनौती भी आती है बीच में? मैडम ने बोला कैसे ही औरत तक जो लेडीज, यूथ के लेडीज है, उनको सीखना चाहिए और नॉलेज चलना चाहिए। पहले पीछे छोड़ देना, अभी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करना है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि एआई शहरों तक सीमित न रहे, शहरों के युवाओं तक सीमित न रहे, और ये गांव तक, दूर दराज के क्षेत्र तक एआई की पहुंच हो। ये बहुत जरूरी है, और जन एआई इसमें एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। हम मौजूद हैं कुछ बच्चों के साथ और कुछ
हमारे साथ एनजीओ कार्यकर्ता भी हैं और उनसे समझते हैं किस तरीके से ये बच्चे बदलाव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने विशेष तौर पर लोगों को सहायता मिल सके इस तरीके का एक ऐप डेवलप करने की कोशिश की है। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो मैंने वेब एप्लीकेशन बनाया है, बिल्कुल यूजिंग नो कोड एआई टूल्स। तो सरकारी साथी बेसिकली क्या होता है कि हम लोग हमेशा जाते रहते हैं और हमको ये नहीं पता रहता है कि कितने गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है और हमको अपनी एलिजिबिलिटी पता नहीं चलता है। तो एलिजिबिलिटी तो पहले पता ही नहीं चलता है और उसके ऊपर वी नीड अ कॉमन प्लेटफॉर्म। ये देखना चाहिए कि वेयर कैन वी फाइंड अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर वी गेट ऑल आवर इन्फॉर्मेशन एंड वी कैन फाइंड पर्सनलाइज गवर्नमेंट स्कीम्स। जो आपका सरकारी साथी जो आप डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं वो एक तरह से कस्टमाइज सॉल्यूशन देगा। जो भी अपनी डिटेल इसमें भरेगा, गवर्नमेंट से उसे क्या मदद मिल सकती है और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, उसमें मदद, यही है ना? ढूंढने के बजाय हम एक ही बार में अपने सारे पर्सनलाइज गवर्नमेंट स्कीम्स देख सकते हैं। वेरी गुड। आप बता दीजिए जो मैजिक बस किस तरीके से ट्रेन कर रहा है और कहाँ कहाँ जाकर बच्चों को और विशेष तौर पर जो एलिजिबिलिटी होती है बच्चों की उसके बारे में ब्रीफली बताएं। गए 27 साल से मैजिक बस हमारे पूरे देश में काम कर रहे हैं। हम 23 स्टेट्स में मैजिक बस के साथ काम कर रहे हैं और हमने आज तक 40 लाख बच्चों को एम्पावर किया है। हमारे ये जो एलिजिबिलिटी है, हमारी लाइवलीहुड का जो प्रोग्राम है, वहाँ पे आपका कक्षा ग्रेड 12 से आप पास होने चाहिए और आपको ये एक जरूरत होनी चाहिए कि हमें जॉब करना है। सो मैजिक बस चाहता है कि ऐसे सारे यंग लोग हमारे पास आए जो अंडरसर्व कम्युनिटी से है और हम उन्हें हेल्प करें। हमारे दर्शकों के लिए ब्रीफली आप बता दीजिए कि क्या आप बना रहे हैं और कैसे लोगों की मदद करेगा। तो बेसिकली हर एक इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम सब लोग फेस करते हैं जो एआई होता है। तो ये एआई का जो रेज्यूमे होता है ना, ये जो रेज्यूमे में हम लोग कैसे क्या करें, लाइक फॉर एग्जांपल नॉन टेक स्टूडेंट्स हैं, नॉन टेक स्टूडेंट्स रेज्यूमे में क्या कर सकते हैं कि वो उनके ड्रीम जॉब्स में जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि जहां नॉन टेक स्टूडेंट्स हो या कोई भी स्टूडेंट हो, मेडिकल या चाहे बीटेक, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, जो कोई भी स्टूडेंट हो, उसको जो जॉब उसको पसंद आए, जो उसकी आस है, वो उसमें जा सकता है। तो मैं बेसिकली एक बहुत बेहतरीन चीज इसमें लगाया था कि एआई इंटरव्यू कोच। ये जो है ना, जो हम लोग यूजुअली हमारे जो कॉलेजेस में होते हैं, इंडिया में इतने कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता कि इंटरव्यू कैसे होता है। तो हम लोग ने ऐसे बनाया कि इसमें इंटरव्यू भी कर सकते हो, फेस टू फेस इंटरव्यू भी कर सकते हो एंड ये मुझे लगता है मॉक इंटरव्यूज भी कर सकते हो। निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि देश के ज्यादातर युवा आपसे लाभान्वित होंगे, आप इसका फायदा मिलेगा, चाहे वो अपना रेज्यूमे बिल्ड करने की कोशिश हो, मॉक इंटरव्यू हो या फिर सरकारी मदद हो। How can we detect a deepfake? Japanese company is working on that, and I would like Okai-ji, welcome to Sansar TV. Thank you. Can you please explain me how you can detect deepfake? We have here a demo for the deepfake technology. It's a misinformation, the fake information detection for our technology. But this is just one technology. The deepfake is so wide. And so many different type of technologies that not even us, not even one company cannot solve all the issues, challenges. Us and many companies are coming up with new technology to protect, but so does our attackers. They are coming up with new ways. So the only way we can protect is to collaborate across the nations, across the companies. We have the community so-called Frontier that we initiated as Fujitsu, but like even in India, we have a IIT Bangalore. I would like to know about your initiative. How you are going to detect deepfake? This one is have the multi the dimensions. The text ones and the image data. We have the technology to detect the image if this is a fake or not. But it's just the image is one, but all the different combining the several different technology to identify if this is a fake or not. One more thing I would like to know about your quantum computer. How it is different from regular classic computers? It's how different. Everything is different. As you can see, nothing like today's computer. So all the materials, the way we compute, it's not even 0 and 1. The 0 and 1 exist together, simultaneously type of thing. So everything is different. That has the potential
that can make the world everything could be different in the what it means to the business and the society. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीप फेक को लेकर एक पहल की गई है कि डीप फेक को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाए, और हम वहां क्वांटम कंप्यूटर भी हमने देखा जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर एआई समिट में जहां विजिटर्स का उत्साह देखते बन रहा है, वहीं एग्जीबिशन जिन्होंने लगाई है उनके लिए भी ये मंच बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। तो संसद टीवी के संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने इमवर्स एआई के फाउंडर और सीईओ रमन रामकृष्णन से बातचीत की। आइए देखते हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बेहद ख़ास मेहमान, एआई इमवर्स के संस्थापक रामाकृष्णा जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका संसद टीवी में। नमस्कार। रामाकृष्णा जी, आपने जो स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस हुई थी करीब 2 साल पहले, उसमें भी आपने अपनी शिरकत की थी और आपने जनरेटिव एआई के बारे में बताया था। ये कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ को लेकर के एक तरीके से पहली बार भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस पूरे कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस न केवल ग्लोबल साउथ का है पर विश्व का है, जहाँ पर ग्लोबल लीडर्स आए हैं, भारत के स्टार्टअप लीडर्स भी आए हैं, अन्य प्रांतों से आए हैं। तो एक किस्म का, जैसे आपने बराबर कहा है, महाकुंभ है, स्टार्टअप का महाकुंभ है। इसमें बहुत से अलग अलग प्रकार के एआई के यूज़ केसेस दर्शाए जा रहे हैं, LLMs दर्शाए जा रहे हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स दर्शाए जा रहे हैं। एआई, अगर मैं संक्षेप में जानना चाहूँ कि दरअसल ये होता क्या है आम लोगों के लिए, अगर लेमैन लैंग्वेज में, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, एआई जैसे कि नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने वाला मॉडल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसे हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अक्सर ये शब्द इस्तेमाल होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। तो ये एक भाषा मॉडल है जो एक इंसानी तौर तरीके को मिमिक करता है, और उसे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वैश्विक मंच पर देखें तो भारत की तकनीक को अभी आप कहाँ पर पाते हैं, और क्या लगता है कि अभी इसको और कितना प्रगति करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, भारत, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत की विशेषता ये है कि इसमें बहुत सिविलाइजेशनल इंटेलिजेंस है, हमारे पांडुलिपियों में है, हमारी भाषाओं में है, हमारे कल्चर में है, हमारे नुआंसेस में है ना। ये अन्य देशों के मुकाबले बहुत भिन्न है, बहुत ही अलग है, और इस पे तो अभी शुरुआत हुई है। इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर यूज़ केसेस बन के आएंगे एआई की तकनीकी से, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कल्चर में, टूरिज़्म में, हर क्षेत्र में अलग अलग यूज़ केसेस बन के आएंगे। ठीक है। हेल्थ सेक्टर एक बहुत संवेदनशील सेक्टर रहा, जैसा आपने अभी हेल्थ का जिक्र भी किया। आमतौर पे सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं, जो जैसे आयुष्मान भारत योजना है, और भी तमाम स्कीम्स हैं जो गरीबों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, फ्री इलाज देती हैं, और तमाम नई जो टेक्नोलॉजी हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो अगर हम एआई के एतबार से बात करें तो वो हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से परिवर्तन लाने जा रही हैं, और आने वाले समय में ट्रीटमेंट के लिहाज से, डायग्नोस्टिक्स के लिहाज से, और मेडिकल जो कंज्यूमेबल हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनके लिहाज से किस तरीके से आप बदलाव देखते हैं? देखिए, एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है हेल्थ केयर में होने वाला है। आपने डायग्नोसिस की बात की। इमेजिन करिए, आप एक क्लिक ऑफ अ बटन से रेटिना, हम एक इस पे काम कर रहे हैं, रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योर बेबीज़ के आँखों में अगर रेटिना का अगर आप डायग्नोस 3 हफ्ते के अंदर कर देंगे तो 90% चांस है कि बच्चा ब्लाइंड नहीं होगा। ऐसे अनगिनत फ़ायदे हैं एआई का हेल्थ केयर में, जो डायग्नोस कर देगा, डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा,
और बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस होके नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस होगा और इसका आपको हेल्थ केयर कॉस्ट कम होगा, लाइफ स्पैन बढ़ेगा और एक सुंदर कुशल भारत बनेगा। हमारी संवाददाता अमृता चौरसिया ने कोयला एवं खनन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी में हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दुनिया के सबसे बड़े एआई इम्पैक्ट समिट, जी हां, जो कि भारत के नेतृत्व में हो रहा है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोयला मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, किशन अन्ना जी, हमारे जी किशन रेड्डी जी। सर, बहुत स्वागत है संसद टीवी में और बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भारत जिस तरीके से ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है, अब एआई की फील्ड में भी दुनिया में इससे पहले जितने भी इंडिया एआई के जो इम्पैक्ट समिट्स हुए हैं वो विकास पर थे, लेकिन भारत का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पीपल्स प्लैनेट प्रोग्रेस, प्रधानमंत्री की इस अप्रोच और सोच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इस एआई इम्पैक्ट समिट पर? क्योंकि भारत आईटी सेक्टर में इवन कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा सर्विस दुनिया भर दे रहे हैं। सभी मल्टीनेशनल कंपनीज का जितनी भी दुनिया में है, भारत के हमारे नौजवान उसमें काम कर रहे हैं। सभी कंपनीज का जो सीईओ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स उसमें कंपनीज में रहते हैं, उसमें हमारा भारत का है। उसमें आज जैसा डोमिनेट कर रहे हैं भारत, भविष्य में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, उस टेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल हम डोमिनेट करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, ये भारत में इतना बड़ा इवेंट, मेरे ख्याल से अलग अलग दुनिया में इवेंट्स हुआ है, मगर इतना बड़ा स्केल में मेरे ख्याल से पहला इवेंट है। गिनीज में भी इतने विजिटर्स का हो, इस एक्टिविटी का रिकॉर्ड भी हुआ है। आज गिनीज में हमारा भारत का नाम गिनीज के द्वारा भी एक उभर के आया है, क्योंकि भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है। इसमें ज़्यादा हम विकसित भारत बनाना है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशन भारत भी बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसमें जो हम काम कर रहे हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा उपयोग भारत के लिए होगा है। इसी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी एक विजन के साथ बड़ा प्लानिंग करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड समिट हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में आयोजित किया है और ये सक्सेस भी हुआ है। आज लोगों को जो इंजीनियर्स है, स्टूडेंट्स है, उनको रोकना पड़ रहा है। इतना बड़ा एक बड़ा लेवल पर इस मीटिंग का, इस समिट का आज संपन्न हो रहे। भारत में जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, दुनिया का जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, सभी लोगों का आज इस स्टॉल्स में अपना अपना टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह, हर एक क्षेत्र में 2047 तक हम विकसित भारत बनने का संकल्प लेकर आगे चले हैं। एआई एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है। आपके मंत्रालय की मैं बात करूं, कोयला और खान मंत्रालय, किस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ एप्लीकेशंस लेकर आए हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या मंत्रालय का कामकाज हो, किस तरीके से उसमें वो इनबिल्ट होगा? इसमें सबसे बड़ा हमारा एक्सप्लोरेशन का काम, धरती के अंदर जितने भी मिनरल्स है उसको ढूंढना है, उसको एक्सप्लोरेशन करना है। क्या मिनरल्स है धरती के अंदर, कोल क्या है, मिनरल्स क्या है, गोल्ड क्या है, डायमंड्स क्या है, ऐसी अलग अलग मिनरल्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम एक्सप्लोरेशन करना है। इसका टेक्नोलॉजी के लिए आज कुछ आया है और उसका और डेवलप करना है। उसके बाद एक्सप्लोरेशन के बाद जा क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट के बाद क्या क्या एक्टिविटी बढ़ाना है, उसमें एग्जाम्पल जो कितने क्वांटिटी मिलेगा और क्वालिटी क्या होगा मिनरल्स का, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पहले ही हम स्टडी करना है। दूसरा, जो अभी इसमें ब्लॉक्स बनाना चाहिए, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो सकता है। उसके बाद एक बार माइन शुरू होने के बाद सेफ्टी मेजर्स हो, क्वांटिटी भी हो,
क्वालिटी भी हो और उसका माइनिंग भी हो, माइनिंग के बाद सप्लाई भी हो। इसमें बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल ज़रूरत है हमारे लिए, क्योंकि लाखों लोग हमारा माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं, वो कोल में भी, माइंस में। इसमें उनको और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और ज़्यादा वो क्रिएटिविटी कर कर ज़्यादा देश के हित के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा मिनिस्ट्री के लिए, कोल का हो, माइनिंग के लिए बहुत बड़ा जरूरी भी है। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी लास्ट में आप संसद टीवी के माध्यम से इस इम्पैक्ट समिट के जरिए न सिर्फ देश को, पूरी दुनिया को एक संदेश दे कि एआई के साथ हमें कैसे सामंजस्य बिठा के अपनी ग्रोथ के लिए और पीपल्स फ्रेंडली, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि व्यक्ति के लिए एआई सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, हर व्यक्ति का अंत्योदय की भावना, उसका विकास हो। आपका मैसेज? ये अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग एरियाज में जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो रोज़गार बढ़ाना नंबर 1, कुछ लोग सोचते हैं रोज़गार कम होगा, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जितने भी रिसोर्सेज देश में है उस रिसोर्स प्रॉपर टैप करके लोगों को इन्वॉल्व करना है, इन्वॉल्व करके रोज़गार बढ़ाना है, एक्टिविटी बढ़ाना है। रिसोर्सेस के द्वारा देश का जो आज विकसित करना है, विकसित के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ठीक तरीके से चैनलाइज करना चाहिए। और दूसरा जो आज गरीबी है और देश में रिसोर्सेज के द्वारा गरीब को कैसा दूर करना चाहिए, देश के रिसोर्सेज के द्वारा एम्प्लॉयमेंट कैसा बढ़ाना चाहिए, जो देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी कैसा हो, हर गांव को कैसा रोड बनना चाहिए, हर गांव में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसा बढ़ाना चाहिए, हर गांव में जो सोशल सिक्योरिटी के द्वारा लोगों को कैसे आज गरीब से ऊपर उठाना चाहिए, ये सब जो भारत सरकार जो वेलफेयर एक्टिविटी, स्टेट गवर्नमेंट जो वेलफेयर एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें भी ठीक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इस वेलफेयर एक्टिविटी को कैसे प्रॉपर गरीब को पहुंचना चाहिए, गरीब के द्वारा, गरीब का सोच क्या है, गरीब का क्या सोशल सिक्योरिटी के द्वारा हो, वेलफेयर एक्टिविटी के द्वारा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के द्वारा हो, रोजगार इनिशिएटिव के द्वारा भी कैसा उनको विकसित करना चाहिए, हर गांव का विकसित कैसा हो। जब भी हर गांव का अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा विकसित के एंगल पर काम करें तो जनरल आज देश 2047 का जो विकसित भारत बनाना चाहिए, इसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हर व्यक्ति, हर गांव, हर एक्टिविटी, हर सेक्टर, उसके द्वारा विकसित भारत कैसा बने, इसका भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक तरीके से मैपिंग करना चाहिए, ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और 140 से ज़्यादा करोड़ लोग इसमें हैं, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग सेक्टर भी है, अलग अलग सोच भी है। ये सब लोगों को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एकजुट कर कर विकसित करना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा काम आने वाले दिन में भारत के हित के लिए, देश के विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए बहुत बड़ा एक टूल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बातचीत करने के लिए। इसलिए पीपल्स प्लैनेट प्रोग्रेस की अप्रोच के साथ इस समिट के माध्यम से हम पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। निश्चित तौर पर एआई का दौर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जिससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। और संसद टीवी के एडिटर संपादक श्याम किशोर सहाय ने एआई कार की तकनीक पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। आइए सुनते हैं। नमस्कार, इस समय हम लोग हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में और पेविलियन 5 में, और एआई का दरअसल जो इस्तेमाल होना है उसे आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने गूगल और टेस्ला का ड्राइवरलेस कार देखा होगा, उसके विषय में सुना होगा, उसकी टेस्ट ड्राइव भी हुई है। भारत में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पहली बार इस टेक्नोलॉजी को वो लोग लेकर आए हैं और हमारे सामने वो ड्राइवरलेस कार है। और चलिए इसमें बैठकर देखते हैं क्या इन्होंने किया है अभी तक, इसको लेकर किस लेवल तक ये चीजें गई हैं, क्या मार्केट के लिए अभी तैयारी हो गई है, कितने समय बाद ड्राइवरलेस कार भारत की इंडिजिनस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से जो टेक्नोलॉजी है वो कितने समय बाद यहाँ आने वाली है। आपको एक टेस्ट राइड कराते हैं, आइए चलते हैं टाटा की ड्राइवरलेस कार की तरफ। We have designed a certain scenario which is running
जाएगी कि ड्राइवर कौन। अभी हम जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से एक टेक्नोलॉजी डिवाइस की गई है एआई का इस्तेमाल करते हुए, उस प्रोटोटाइप गाड़ी में बैठे हैं और मेरे साथ हैं जो मुझे बताएंगे कि ये कैसे काम करती है पूरी टेक्नोलॉजी। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एक ड्राइविंग व्हील है, लेकिन इसे छूना नहीं है। ये ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, ये लगभग 1 से लेकर 5 लेवल तक का है, जिसमें ये 4th लेवल तक का, मतलब एक टॉप लेवल में ये सिस्टम टेक्नोलॉजी डिवाइस की गई है। और एक ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन। Hi, Abhishek. It's great to see you again. Hi, Autonomo. Hi, Autonomo. Hello, how may I assist you? Start the drive to Bharat Mandapam. ये एक सिंपल Sure, starting journey from airport to Bharat Mandapam. Sure, starting journey from airport to Bharat Mandapam. आप सुन रहे होंगे एरो सिटी से लेकर भारत मंडपम Stopping for toll gate. टोल गेट के पास गाड़ी रुकी है। ये ऑटोमेटिक चल रही है गाड़ी। एरो सिटी से Resuming भारत the journey. मंडपम, टोल गेट के बाद गाड़ी फिर से चलना शुरू हुई है। प्रोग्रामिंग है एरो सिटी से लेकर। अभी देखिए Stopped vehicle detected by radar. fog दिख रहा है। Emergency braking activated. कोहरा दिखा तो गाड़ी खुद ब खुद रुक गई है और एक सिमुलेटेड प्रोग्रामिंग है। गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया, एरो सिटी से निकल चुकी है गाड़ी भारत मंडपम के लिए। Merging into highway and switching to middle lane. मुझे मिडिल लेन पसंद है मेरी प्रेफरेंसेस के अनुसार, इसलिए वो मिडिल लेन में ड्राइव कर रही है। मिडिल लेन को चुना है। Slow moving vehicle detected. Do you want to do the lane change? आगे एक बड़ी गाड़ी दिखी तो लेन चेंज किया है। Initiating overtake based on your approval. Emergency vehicle is oncoming. Switching the lane and coordinating the information to the traffic ahead बोर्ड अगर via आपने देखा होगा तो V2X. इंडिया गेट का बोर्ड दिखा, इंडिया गेट से आगे निकली है गाड़ी। एम्बुलेंस निकल के गई और हमें पता चला, हमने लेन चेंज कर ली अपने आप ऑटोमेटिक। एक एम्बुलेंस दिखी और गाड़ी ने अपनी लेन को फिर से चेंज किया एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए। ये सब प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। दिस इज MRM initiated. Taking vehicle to safe state. Driver drowsiness detected. Critical maneuver. Doing mandatory lane change for exiting through highway. तो गाड़ी अपने आप पार्क हो गई इमरजेंसी लेन में, क्योंकि मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था। ओके, अभी क्या हुआ मैं आपको बताऊं। जो ड्राइवर सीट पर बैठे हैं उन्होंने थोड़ा आंख झपकाई तो एआई के सिस्टम से उन्होंने देख लिया, एआई सिस्टम ने देख लिया कि द ड्राइवर हु इज सिटिंग ऑन द ड्राइवर चेयर, ड्राइवर सीट इज ब्लिंकिंग, नॉट ब्लिंकिंग हिज आईज, तो गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। ये है एआई का कमाल, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी। और पूरी दुनिया में जो टेस्ला और गूगल का नाम है, तो भारत की इंडिजिनियस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इस टेक्नोलॉजी के साथ अब तैयार है। और बेशक टाटा मोटर्स भी इसका इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करेंगी। तो ये एक नई चीज़ होगी भारत के लिए। पुणे में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एक सेंटर पर इसका कुछ महीनों से इसका टेस्ट ड्राइव चल रहा है। और बात करें तो लगभग 2007 से इस पर काम चल रहा था और नाउ फाइनली दे हैव कम अप विद दिस ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम लेवल 4 के साथ ये टेक्नोलॉजी तैयार है। और मुझे लगता है कि जो मार्केट में आने की बात है, लाइसेंसिंग की बात है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात है, वो एक अलग लेवल की बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लेवल पर Driver drowsiness detected. Parking lane not available, so cannot take the vehicle to safe state. ये गाड़ी खुद ब खुद पार्क हो चुकी है। एरो सिटी से लेकर भारत मंडपम तक की एक प्रोग्रामिंग की गई थी और उस बीच कोई टोल आ रहा है, कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, कोई कोहरा आ रहा है, या ड्राइवर लग रहा है इस सिस्टम को कि ड्राइवर को नींद आ रही है। तो ये सारा कुछ हमने अभी इस डेमोन्स्ट्रेशन में देखा है और मुझे लगता है कि जिस समय ये गाड़ी सड़कों पर उतरेगी
तो एक नए भारत की तस्वीर हम देखेंगे 2047 में। जो विकसित भारत की तस्वीर हम कल्पना कर रहे हैं, उसका रास्ता कुछ इन्हीं सारे तकनीकों से होकर जाता है। निश्चित तौर पर नए भारत की प्रगति की छवि इस समिट में हम देख पा रहे हैं। संसद टीवी के संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में एक और गेस्ट आनंद से बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस पर मौजूद हैं आनंद जी, जो गिटहब सॉफ्टवेयर से हैं। बताएंगे किस तरह से एआई का इस्तेमाल करके आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगातार काम कर रही है, और जो सॉफ्टवेयर की बैकबोन कहा जाए तो गिटहब को माना जाता है। सर, कैसे बात करें, किस तरह से बताएंगे गिटहब के बारे में? गिटहब दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय डेवलपर प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर में करीबन 20 करोड़ लोग सॉफ्टवेयर गिटहब को यूज़ करके बनाते हैं, और इंडिया के अंदर भी 2 करोड़ लोग हैं। हम शुरू से ही इंडिया के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, कंपनीज है, स्टार्टअप है, सबसे साथ हम जुड़े हुए हैं। जो भी कॉलेज में इंजीनियरिंग करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको गिटहब यूज करना बहुत जरूरी है। आज के दिन में ये एजेंट बहुत मशहूर हो गया है, ये डिसरप्टर है। जैसे पहले वो ह्यूमन सॉफ्टवेयर बनाते थे, अभी ये एजेंट सॉफ्टवेयर बनाने लगेंगे। और गिटहब, हमारे गिटहब को पायलट के थ्रू सबसे पहले सॉफ्टवेयर एजेंट को हमने बनाया। अभी वो 3-4 साल हो गया। वो दुनिया के सबसे ज्यादा यूज्ड सॉफ्टवेयर ये एजेंट है। अगर हम बात करें इस इम्पैक्ट समिट की, तो आप इसे कैसे देखते हैं? दुनिया भर से कई देश इस समिट का हिस्सा हैं, देश भर के अलग अलग मंत्रालय हैं, राज्य हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो हिस्सा ले रही हैं। तो इस इम्पैक्ट समिट का आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट रहेगा? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहल है, दुनिया भर की निगाहें इस समिट पे हैं, तो इस समिट को लेकर आपका क्या कहना है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा समिट तो ये के ऊपर कभी पहले हुआ ही नहीं। इंडिया में ग्लोबल साउथ में पहली बार हो रहा है। और वैसे हम जो 3 थीम को लेके चल रहे हैं, जो पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। और ये भी आप देखें कि दुनिया में टॉप 3 एआई कंट्रीज में इंडिया ऑलरेडी है, और ये प्रधानमंत्री के इस समिट के द्वारा और इसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, हर कोई यूज कर सकता है। अगर हम बात करें, भारत एक युवा देश है, युवाओं का सबसे ज्यादा रुझान एआई की तरफ रहता है। एआई का इस्तेमाल करके आज हर कोई फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जो एआई का इस्तेमाल है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस आप देखते हैं? अगर रोजगार उत्पन्न करने की बात करें, रूरल इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें अलग शहरों की, तो भारत को विकसित करने के लिए अगर हम एआई की बात करें तो इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? इसके सबसे बड़ा भूमिका है वो इसलिए कि ये इसको हम लेवलर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहले किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, इन्फॉर्मेशन हम पावर मानते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन दुनिया भर का, हर किताब का, हर रिसर्च पेपर का, हर स्टडी का, सब कुछ आपके हाथ में, आपके मोबाइल फोन में है। तो इसलिए ये के थ्रू हमारे युवा पीढ़ी लोग बहुत ही सेम लेवल पे हो जाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। इसको यूज करके हम एजुकेशन में और सोसाइटी को सुधार करने में बहुत काम आएगा। बिल्कुल, हर तरफ पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस की बात हो रही है और सभी क्षेत्रों को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं की गई हैं। एआई समिट के तीसरे दिन रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी एआई के विकास पर भी जोर रहा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी एआई प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता उचित नहीं है। उनका कहना था कि संवेदनशील सैन्य अनुप्रयोगों में डेटा संप्रभुता और स्वदेशी तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे दिन डिजिटल एथिक्स और ऑनलाइन सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुख रहा। विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि एआई के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा सुरक्षा और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए मजबूत नीतिगत ढांचा जरूरी है। समिट के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सुशासन में एआई के उपयोग पर भी व्यापक चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ा सकता है, किसानों को सटीक जानकारी दे सकता है और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना सकता है। इसके साथ ही समिट में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने वैश्विक सहयोग और
तकनीकी साझेदारी पर भी अपने अपने विचार साझा किए। भारत ने हालांकि स्पष्ट संदेश दिया है कि वह एआई के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि समाधान प्रदाता और नवाचार केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो से अलग अलग मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय और संघ मुक्त व्यापार समझौता FTA के भारत यूरोप संबंधों में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ उत्पादक बैठक की और भारत स्पेन मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की। इसके अलावा एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने से पहले गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की और भारत में एआई के विकास पर चर्चा की गई। इस बैठक के बारे में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यह भी कहा कि दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के साइडलाइन में सुंदर पिचाई से मुलाकात करना बेहद सुखद अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि एआई क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों और इस क्षेत्र में हमारे प्रतिभाशाली छात्रों और पेशेवरों के साथ गूगल किस प्रकार सहयोग कर रहा है, इस बारे में भी चर्चा की गई। मौजूदा समय में पिचाई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। समिट में उनका मुख्य संबोधन 20 फरवरी को प्रस्तावित है। इससे पहले सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया था कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इस समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और फिनलैंड के प्रधानमंत्री से भी मुलाकातें की। इसके अलावा इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से भी मुलाकात की थी और द्विपक्षीय बैठक में रक्षा, व्यापार, नवाचार, इंडो पैसिफिक सहयोग सहित करीब 20 क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनी। दूसरी तरफ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन भाषण देंगे, जो कि वैश्विक सहयोग और समावेशी और जिम्मेदार एआई के लिए भारत के दृष्टिकोण को दिशा देगा। समिट में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख और 60 मंत्री, इसके अलावा उपमंत्री और कई दिग्गज शामिल हैं। इसके अलावा CEO, संस्थापक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और कई संगठनों के 500 से अधिक वैश्विक एआई अग्रणी भी इसमें शामिल हुए हैं। इसी पर हमारे संवाददाता नवविक्रम ने एआई इम्पैक्ट एक्सपो में आए हुए और भी जानकारों से बातचीत की। आइए देखते हैं। आइए समझते हैं कि हेल्थ के क्षेत्र में नवाचार किस तरीके से हो रहे हैं। ये एक नई तरीके का स्टार्टअप है जो कि कैंसर जैसी बीमारी में अगर आपको कोई समस्या है उसे डायग्नोज करने में किस तरीके से आसानी होगी, ये धृतिमान जी जो CEO हैं इस कंपनी के, वो हमें बताएंगे। We have been working on cervical cancer screening largely and cancer diagnostics. So किसी भी टिश्यू और कोई भी टिश्यू या ऑपरेशन के बाद जब आपका टिश्यू पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो हम जो करते हैं ये है कि एक डिवाइस जो है इस पे आप लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी या सर्विकल कैंसर के क्षेत्र में ये जो स्लाइड है आप अगर इसमें डाल देते हैं, इट्स अ सिंगल पॉइंट AI इन अ बॉक्स सिस्टम जिसके अंदर AI ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। सो ये बिना इंटरनेट बिना पावर के काम करता है एंड you get a diagnosis of cervical cancer on the device itself in 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Yes. तो निश्चित तौर पर ये एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि जितनी जल्दी बीमारी की पहचान हो सकेगी और जितनी आसानी से पहचान हो सकेगी उतना ही जो पीड़ित हैं उन्हें मदद मिल सकेगी। गोकुल जी, विल यू प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट दिस मशीन? Right. So essentially today most of the machine learning and AI has a problem that if an object is unknown or unfamiliar to them, they do not know, they go blind. So in such situations, especially in manufacturing and manufacturing oriented situations, you have a problem for robots to use intelligence to be able to grasp unknown objects or unfamiliar objects. So that's the gap that we actually build.
संसद टीवी के संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बिहार के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद से बातचीत की। आइए सुनते हैं। अभी हम मौजूद हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में और हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के निर्वाचन आयुक्त में मौजूद हैं डॉक्टर दीपक प्रसाद जी। सर, कैसे देखते हैं आप इस आयोजन को जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है एआई को लेकर? बहुत ही भव्य है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि न सिर्फ इंटरनेशनली लोगों ने एआई में क्या क्या इम्पैक्ट काम किया है, बल्कि हमारे यहाँ भी जैसे हैं हमारे राज्य में विभिन्न राज्यों के द्वारा विभिन्न तरीके से एआई को इस्तेमाल करके काफ़ी चीज़ें की गई है जिसकी इम्पैक्ट जनरल ह्यूमैनिटी को लेवल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो दोनों का एक शोकेस का एक बहुत अच्छा अवसर है। ई वोटिंग की प्रक्रिया को आपने 2024 में शुरू कर दिया था, कहाँ इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ा? दूसरा, एआई की बात करें, एआई का क्या इम्पैक्ट है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, देश की बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर एआई की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है और जो दुनिया में आपने पहली बार ई वोटिंग के जरिए इस प्रावधान को शुरू किया है वो कैसा रहा है? दुनिया में पहली बार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इस्टोनिया है वहाँ पे भी ई वोटिंग होती है, इसलिए पहली बार, हाँ, इस देश में पहली बार किया गया है। और हमारे जो पूरी इश्यूज हैं, जो मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम की, वो काफ़ी बड़ी है एस्टोनिया के कंपेयर में। और हम लोगों ने रिमोट जगह से, जैसे बिहार जैसे रिमोट प्लेसेस से भी इस बात को कर पाया है। और एआई का ये है इस्तेमाल है कि ई वोटिंग में जैसे अगर आप देखें तो जो उसकी ऑथेंटिकेशन होती है, पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब उनके रजिस्ट्रेशन पर करते हैं तो वोटर्स को हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं, और जब वो ऑथेंटिकेट करते हैं तो वहाँ पे एआई का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इलेक्टोरल रोल में जो फोटोग्राफ्स हैं वो काफ़ी पुराने फोटोग्राफ्स हैं, 10-20 साल पुराने फोटोग्राफ्स भी हैं और काफ़ी ब्लड फोटोग्राफ्स हैं। तो उसकी जो पहचान होती है इलेक्टोरल रोल से उन्हें जो मिलाया जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम से, वो एआई के माध्यम से किया जाता है, जिससे कि फोटो को इनहांस किया जाता है और उससे आइडेंटिफिकेशन आसान होता है। और इसके अलावा आप लाइवनेस टेस्ट करते हैं कि व्यक्ति किसी फोटो का फोटो तो नहीं डाल रहा है या खुद वो जिंदा व्यक्ति है, तो उसे भी लाइवनेस टेस्ट भी एआई के माध्यम से जो एफआरएस सिस्टम है उसके द्वारा ही ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एआई का एक बड़ा रोल है। तो एफआरएस की बहुत बड़ी भूमिका है ई वोटिंग में भी। और इसके अलावा बूथों पे जो हम लोग एफआरएस के द्वारा ऑथेंटिकेट करते हैं, जैसे बूथ पे भी जब आते हैं तो आप कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके इलेक्टोरल रोल से हम ऑथेंटिकेट करते हैं। और उससे क्या होता है, या फिर उससे एक होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, मतलब आपका वोट सुरक्षित है। और चूंकि आप दोबारा तो कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि हम उसकी फोटोग्राफ रिसेंट कैप्चर करते हैं, तो इससे बोगस वोटिंग रुक जाती है। आपके बूथ की जो साइलेंट रिगिंग होती है, जिसमें कि कभी कभी लोगों के कॉन्नाइवेंस से भी होती है किसी कारण से, तो वो भी रुक जाती है। और साथ में आप देखेंगे तो जो बूथ कैप्चरिंग, ये सारे सवालों का हल हो जाता है। आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं और इसी के कारण जो वायलेंस बिल्कुल रुक जाती है। क्योंकि वायलेंस जो होते हैं वो जब कैंडिडेट अपने अपने इन्फ्लुएंस वाले एरिया में वो बूथ को किसी तरह से डिस्टर्ब करना चाहते हैं या बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं, रिगिंग करना चाहते हैं, बोगस वोटिंग करना चाहते हैं, वो सारे समाप्त हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी आती है और अकाउंटेबिलिटी आती है सिस्टम में। और सबसे बड़ी बात है कि वोटर्स का वोटिंग राइट वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके वोटिंग राइट कोई और नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है और पोल बिल्कुल वायलेंस फ्री होता है। हमारी संवाददाता संसद टीवी की हमारी सहयोगी अमृता चौरसिया ने lexlegis.ai के संस्थापक और सीएमडी साकार यादव से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में। और जब हम एआई की बात करते हैं तो सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी नहीं, आज हर एक क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, फैशन, हर एक क्षेत्र में एआई की अपनी दस्तक है। लेकिन जब बात लीगल फ्रेमवर्क की और लीगल सिस्टम की होती है तो कैसे एआई हमारी न्याय व्यवस्था को आसान, सुलभ और पारदर्शी बना सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेक्स के फाउंडर और सीएमडी जी साकर यादव जी। बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में।
और बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट है जब भारत लीड कर रहा है साउथ एशियन कंट्रीज को, और विश्व का चौथा है लेकिन साउथ एशिया का पहला बड़ा एआई समिट। आपसे एकदम सहमत हूँ कि ये विश्व का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक क्षण है ये। निश्चित रूप से। तो ऐसे में आपको भी बहुत सारा साधुवाद और कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जो इनोवेशन है एआई इन लीगल फ्रेमवर्क, जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय व्यवस्था आसान, सुलभ, पारदर्शी और त्वरित, जो लास्ट वर्ड है त्वरित यानी कि जल्द से जल्द, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेक्स लेगिस को जब आपने कॉन्सेप्ट में आप लेकर आए थे तो आपका विजन क्या था? आपको कैसे लगा कि एआई इन लीगल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है, खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में? ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। तो मेरे ये इसका इतिहास 75 साल पुराना है। मेरे दादाजी 1937 में वो एक लॉयर थे और उसी समय हर एक जजमेंट का जो छोटे छोटे बिंदु हैं उसको अलग अलग तरह से लिखते थे। तो वो देख के मेरे पिताजी जो एक सिविल सर्वेंट थे वो भी अब जो एक क्वाजी जुडिशियल पोस्ट पे थे वो करना शुरू किए। जब मैं टेक्नोलॉजी में आया तो मैं देखा कि हम लोग इसको एक अच्छे से सर्च इंजन में दे सकते हैं। तो 1995-96 की बात है, तो जब हम लोग ने भारत की पहली लीगल सर्च इंजन बनाई। अब आगे बढ़िए और 2024 में हमने देखा जो हम लोग इतने 25-30 साल से हमने इतना डेटा हम लोग ने उसको छोटे छोटे बिंदु में तोड़ के जो हम लोग ने रखा, उससे जो हम लोग ने एआई मॉडल्स को फाइन ट्यून किए, तो वो जो फाइन ट्यून मॉडल्स था उससे बहुत फ़ायदा हुआ और उसके जो आउटपुट्स आ रहे थे वो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, लोगों को लाभ हो रहा था। और ये हम लोग को ये समझ आ गया कि ये जो एआई है इनको अगर अच्छी तरह से फाइन ट्यून करें तो ये कोई हेलुसिनेट नहीं करते हैं। हेलुसिनेट मतलब जो गलत जवाब नहीं देते हैं, सही जवाब देते हैं। और हम लोग यही देख के हम लोग आगे बढ़े। जी सागर जी, एक बहुत बड़ी चुनौती अगर हम आज न्याय व्यवस्था की बात करें तो केसेस पेंडिंग की जो समस्या है वो बहुत बड़ा इशू है। तो अगर लेक्स लेगिस की मैं बात करूं या एआई इन न्यायालयों में जो केसेस पेंडिंग है उसमें किस तरीके से न्यायालयों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या ये वास्तविक भूमिका निभा सकता है या किस तरीके से वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें इसको दो भाग में जवाब देता हूँ। आप पहले ये याद रखिए, जो केसेस जो ये बढ़ गई हैं, ये जो हमारे न्यायालय या जुडिशरी जो सिस्टम है वो उनके कारण नहीं बढ़ी है। वो तो वहाँ सुनवाई के लिए है। ये केसेस बढ़ रही हैं क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है और हमारे कानून इतने हैं कि कुछ ना कुछ तो कोई अंश निकल सकता है कि लोग विवाद कर सकते हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि विवाद हम लोग के बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अब एआई से हम लोग को दो तरह से देखना है। एक तो एआई जो है, जो हम लोग के जुडिशरी सिस्टम या कोर्ट सिस्टम है, उसमें ये लोग हम जो जजेस हैं उन लोगों को ड्राफ्टिंग में मदद कर सकते हैं, कोई भी बिंदु को समझने में मदद कर सकते हैं। तो उससे उन लोगों का काम जल्दी होगा। एक दिन में जहाँ पे शायद 4 सुनवाई हो सकती हैं वहाँ 10 सुनवाई हो पाएंगी, क्योंकि वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से एक संक्षिप्त करके एआई से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप दूसरे बिंदु में जाइए, केसेस पेंडिंग कहाँ है? केसेस पेंडिंग सबसे ज़्यादा सरकार के पास ही है। तो अब अभी आज ही हम लोग जैसे कुछ विभाग से बात कर रहे थे केंद्र सरकार के, और एक विभाग जो आए वो लोगों के पास करीबन 1.5 लाख पेंडिंग केसेस हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम कि इसमें से कितने केसेस 200 रुपये के हैं और कितने केसेस 2 करोड़ रुपए के। इनको ये नहीं मालूम कि इसमें से कितने केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इसका निर्णय हो चुका है, लेकिन अभी भी केस एक लोअर कोर्ट में हम लोग उसको अभी भी किसी कारण से चल रहा है। तो हम लोग अपने लेक्स लेजिस एआई से हम लोग ये जितने भी विभाग हैं उन लोगों को हम लोग मदद कर सकते हैं कि वो लोग एक साफ सुथरे में, एक स्टैटिस्टिकल मैनर में वो लोग देख सकेंगे कि उनके कितने केसेस हैं जो लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत छोटे रकम का है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है कि एआई का विकास आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समावेशी और जिम्मेदार होना लाजमी है। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण घोषणाओं और साझेदारियों का साक्षी बन सकता है। भारत मंडपम में जारी ये आयोजन देश की डिजिटल प्रतिबद्धता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एआई समिट से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।